Good morning everyone. I welcome you all to the online summer course 2020 और आज हम लोग ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है और आज हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. द फर्स्ट वन दैट फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 एंड द सेकेंड चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी हैव कंप्लीटली कंप्लीटेड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ ये जो थर्ड चैप्टर होगा ये है सीक्वेंस एंड सीरीज. अभी हम लोग एक्चुअली अलजेब्रा कवर कर रहे तो अलजेब्रा में पहले मैंने क्वाड्रेटिक बताया, उसके बाद मैं जो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज. मैंने पूछा था लाइव सेशन में कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना, तो आप लोगों ने बताया था या जो 13th के कुछ स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने बोला था कि सीक्वेंस सीरीज को स्टार्ट किया जाए. तो हम लोग अभी सीक्वेंस सीरीज को स्टार्ट करते हैं. तो पहले टॉपिक लिख लो सीक्वेंस सीरीज, फिर हम लोग चलते हैं आगे कि क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है. सिलेबस को लेके अगर जेई के सिलेबस को देखा जाए तो उसके रिगार्डिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनसाइड सीक्वेंस एंड सीरीज, वी विल सी ऑल दोस टॉपिक्स, राइट. ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो टॉपिक है आज का वो है सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट. तो ये वाला चैप्टर है ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. हम लोगों ने क्वाड्रेटिक को लगभग टोटल 8 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था और उसमें हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस देखे थे जो जेई में पूछे गए हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन. और खासकर आपको बोर्ड के लिए तो चिंता करना ही नहीं है. अगर आप लेक्चर्स को आराम से देखते हो, समझ जाते हो थोड़ा बहुत भी, तो बोर्ड तो निकल ही जाएगा. जेई को हम यहाँ पे मेनली कंसीडर कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में जेई को बेस मानते हुए. तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेंस में आए हुए, जेई एडवांस में आए हुए आपको बताया था कि ये टॉपिक मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस के हिसाब से, और हर एक साल कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने क्या फ्रीक्वेंसी होते हैं क्वेश्चंस के पूछने के इस टॉपिक के अंदर. तो आज का जो सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है ये मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजीएस्ट टॉपिक. ठीक है, मैथमेटिक्स देखो जेई में टोटल 5-6 टॉपिक ऐसे माने गए हैं कि जो इजीएस्ट है जेई के हिसाब से, जैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं. अभी तक के जो भी 20 साल 25 साल जो भी आप पहले से जाओ उसमें अगर आप ट्रेंड को लेकर चलो तो आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो एक टॉपिक है ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही सही. इंपॉर्टेंट किस आधार पर दिया गया इसको, बिकॉज एवरी ईयर जेई में क्वेश्चंस आने ही आने हैं. ठीक है, क्योंकि ये फेवरेट भी है समझ लो जेई का, क्योंकि इसमें कुछ नोटेशन है, समेशन मैं आपको बताऊंगा सिग्मा वाला, तो वो जेई का बहुत ही मतलब प्यारा सा नोटेशन, वो हमेशा उसको लेगा ही लेगा अपने सवाल में. ठीक है, तो ऐसा है. तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हम लोग देखने वाले कि आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा जेई के हिसाब से, राइट. तो किस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग इजीएस्ट बना सकते हैं अपने जेई के प्रिपरेशन में, ठीक है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले पूरे अच्छे तरीके से. तो अच्छे से देखना यार लेक्चर लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में भी मैं सवाल करवाऊंगा जो जेई में आए हुए हैं, रिसेंटली पूछे गए जेई मेंस वगैरह में, वो सब क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक. जैसे इस लेवल तक मैंने आपको पढ़ा दिया तो उस लेवल तक क्या टॉप क्वेश्चंस पूछे गए जेई में, ठीक है, या जेई मेंस में या जेई एडवांस में, तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो चलो जल्दी से यार स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट किए हुए. ठीक है, तो पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं कि पहले तो समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय सीक्वेंस एंड सीरीज. जो चैप्टर का नाम है इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, सीक्वेंस एंड सीरीज. ठीक है, कहीं कहीं आपको चैप्टर के नेम थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा यार, इसमें और भी रहेगा सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन. ठीक है, आपने अच्छा ये टॉपिक इजी इसलिए भी माना जाता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इजी इसलिए भी माना जाता था क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ के आए, अगेन 11th में आए क्वाड्रेटिक पढ़ लो, राइट. ठीक है, तो सेम द सेम कंडीशन आप 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हो, राइट, अगर आपको याद हो तो. एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहां पे शायद आपको आसानी लगता होगा यार, राइट. तो यहां पे एक्चुअली क्या कर रहे थे ना हम लोग 10th में इस पूरे चैप्टर का एक पार्ट हम लोग वहां पे पढ़ रहे क्लास 10th में. ठीक है, तो और भी तरह के जिस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उस तरीके के और भी कई प्रोग्रेशन आते हैं मैथमेटिक्स में जिनको हम लोग डिटेल में क्लास 11th में पढ़ते हैं, राइट. ये चीज तो क्लियर है. अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन की. सर आप कभी प्रोग्रेशन बोल रहे हो, कभी सीक्वेंस, कभी सीरीज, पहले तो ये तो बता दो कि ये है क्या, राइट. तो पहले जो बात करते हैं अगर, ठीक है, बात करते हैं सीक्वेंस की. पहले सीक्वेंस क्या है, ठीक है. सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस क्या होता है कि आप
किसी भी जैसे नंबर्स ले लो, क्वांटिटी ले लो, क्वांटिटी कुछ भी नहीं ले सकते, मैथमेटिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं राइट। तो सीक्वेंस क्या होता है, किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी का, ठीक है, एक कलेक्शन। कलेक्शन मतलब बोलने का मतलब बहुत सारे एलिमेंट आपके सामने कंसीडर किए गए। जैसे आप कलेक्शन बोलो तो एक चीज आपके दिमाग में आता है, अच्छा सर सेट, सेट आपने बताया था, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वैसा उस तरीके से मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल क्वांटिटी जैसे नंबर भी हो सकते हैं। मैथमेटिकल क्वांटिटी के अंदर मान लो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, लॉगरिथम, log ऑफ 2, log ऑफ 3 या फिर e टू द पावर 5, तो ये सब जो भी टर्म है ये सब मैथमेटिकल क्वांटिटीज है राइट। तो उन सारे क्वांटिटीज का एक कलेक्शन को बोलेंगे सीक्वेंस। लेकिन एक चीज याद रहे, सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें आप nth टर्म को, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सको। इन द सेंस मुझे ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म इज दिस, थर्ड टर्म इज दिस, फोर्थ टर्म इज दिस, राइट। तो मतलब ऐसे नंबर का एक कलेक्शन जिसमें आप टर्म को आइडेंटिफाई कर सको, राइट। आइडेंटिफाइड टर्म को लिख दो आप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि सीक्वेंस का ये मतलब नहीं है कि कोई रिलेशन फॉलो हो, वो सब चीज बाद में, पहले बेसिक चीज समझो। सीक्वेंस एकदम बेसिक, एक सिंपल सा कलेक्शन है, कोई चीज फॉलो होना जरूरी नहीं है, बस ये पता रहे क्या सेकेंड टर्म 12 था, थर्ड टर्म -3 था, ऐसा कुछ भी पता रहना चाहिए। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि 20, ठीक है, 5, 30, ठीक है, 80, ऐसा मैंने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है, 80, √3, ठीक है, log 7, ठीक है, इस तरीके से मैंने नंबर लिख दिया। तो ये एक जो लिखा, तो इसमें पता है ना भैया हमको कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, सेकंड में लिख रहे हो तो सेकंड टर्म है, कॉमा ये डिनोट करता है कि ये फर्स्ट टर्म, इसके बाद ये सेकंड टर्म, इसके बाद ये थर्ड टर्म, इसके ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। तो हमें ये पता है बस कि थर्ड टर्म 30 है, फोर्थ टर्म 80 है। लेकिन यहाँ पे अगर खास बात आप ध्यान दो, आपने अभी एपी पढ़ के आया है तो आपको लग रहा है अरे ये एपी में तो नहीं हो रहा, चेक करते, आप तो चेक कर लो, लेकिन ये एपी में भी नहीं आएगा, कोई स्पेशल सीक्वेंस नहीं है ये। स्पेशल सीक्वेंस की बात हम लोग बाद में करते हैं। तो ये जनरल, तो सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर का मतलब इस तरीके से कलेक्शन हो जिसमें आप टर्म को आइडेंटिफाई कर सको, उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। सेकंड डेफिनेशन दैट इज सीरीज, दैट इज सीरीज, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, एक इंपॉर्टेंट बात आप लिख लेना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 3 टर्म्स होना जरूरी है। क्या मैंने बोला, किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट कितना टर्म होना चाहिए, एटलीस्ट 3 टर्म्स, एटलीस्ट 3 टर्म्स मस्ट बी देयर, ठीक है, तभी वो सीक्वेंस डिफाइंड होगा। अगर मैं सिर्फ 2 नंबर लिखूं 20 और 5, ऐसे लिख दूं 20, 5, इसे हम लोग सीक्वेंस नहीं बोल सकते, राइट। 3 टर्म कम से कम चाहिए, ज्यादा तो ज्यादा आप इनफिनाइट लिख दो, ठीक है। तो फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 टर्म कम से कम होना चाहिए। अच्छा, और ये जो मैं इसके बाद कभी डॉट डॉट लगा दूं 25, 30, डॉट डॉट डॉट, तो 3 डॉट का मतलब क्या होता है, 3 डॉट का मतलब ये ऐसे सो ऑन, 3 डॉट का मतलब सो ऑन, समझ लो आप, सो ऑन मतलब ये चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अभी तो कोई ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन जब हम लोग देखेंगे, एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, ठीक है, उस तरीके में ये रिलेशन फॉलो करें तो हम लोग ऐसे डॉट डॉट लिख देते हैं कि आप आगे समझ लो कि अगला टर्म क्या आने वाला है, राइट। तो सीक्वेंस के लिए एटलीस्ट 3 टर्म्स होना जरूरी है। चलिए आते हैं हम लोग सीरीज के ऊपर। नाउ सीरीज क्या होता है, सीरीज देखो, जो भी सीक्वेंस लिखे हुए हैं आपको बेसिक, देखो आप कंफ्यूज मत होना यार डेफिनेशन में, पहला बात, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में हमेशा, क्योंकि दिस इज बेस एक्चुअली, ठीक है। बेस आप क्लियर रखो यार, आगे जितने भी चीज हायर लेवल पे चीजें जाते हैं, आप उस समय थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो सारा कुछ आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो सीरीज क्या होता है कि कोई भी एक रिप्रेजेंट जो किया गया है सीक्वेंस, जैसे यहां पे ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसके जब सम कर देंगे ना, सारे टर्म्स को जोड़ देंगे, एंड दैट विल बिकम अ सीरीज। तो ठीक है, सीरीज क्या है, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ अ सीक्वेंस। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अब कॉमा को लगा के क्या लिख दूं मैं, प्लस साइन लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीरीज, ठीक है। एंड अगेन आई रिपीट, सीरीज कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, गॉट इट,
ठीक है। सम सीरीज ऐसे भी आएंगे जो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, सम सीरीज ऐसे भी आएंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, राइट। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा यार सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आते हैं जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन। तो अगला जो डेफिनेशन आता है वो आता है प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। प्रोग्रेशन देखो, सीक्वेंस आपने पढ़ लिया, सीरीज पढ़ लिया। सीरीज क्या होता है, कोई भी एक सीक्वेंस का सम अगर कर दो वो सीरीज बन जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोग्रेशन की, तो प्रोग्रेशन एक तरीके का सीरीज है। क्या बोला गया, प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीरीज इन विच अ डेफिनेट, ठीक है, रूल इज अप्लाइड। सबको एक रूल डिफाइन कर देते हैं, राइट। मैंने क्या बोला कि वो सीरीज ही है, लेकिन उस सीरीज में सब रूल डिफाइन कर देते हैं कि वो जो आएगा, जो सम नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे आगे वाले, तो वो एक कुछ रूल को फॉलो करके लिखे जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपका मन आंख बंद किए 100 लिख दिया, आंख बंद किए 50 लिख दिए, आंख बंद किए 49 लिख दिए, तो ऐसा नहीं। वहां पे एक रूल डिफाइन किया जाएगा, उस रूल के अनुसार अगर नंबर ऑफ टर्म्स उसमें लिखे जा रहे हैं, जो भी nth टर्म है, जनरल टर्म अगर रूल के हिसाब से लिखे जा रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन, राइट। समझ गए, तो यहां पे लिख दो, a definite rule is applied to a sequence, a definite rule is applied to a sequence, then that is called a progression। अब जैसे रूल वो कुछ भी हो सकता है, या तो ऐसा बोल दो कि पहला टर्म आप 20 ले लिया, उसमें 2 जोड़ दो 22, फिर से 2 जोड़ दो, तो रूल क्या है, रूल आपको क्या बोला गया कि आप 2 जोड़ते जाओ, ठीक है। पहला टर्म आप अपने मन से कंसीडर करो, 2 जोड़ते जाओ, 2 जोड़ते जाओ, ऐसे 10 टर्म लिखो, तो ये क्या बन गया, 2 जोड़ रहे हो, तो सम दोनों कोई लगातार कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो इस तरीके के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने पढ़ चुका होगा क्लास 10th में, ठीक। तो अब हम लोग प्रोग्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। अब जो जेई के हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले सीक्वेंस सीरीज के अंदर, देखो बोर्ड में तो एपी एंड जीपी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर एनसीईआरटी को छोड़ के अगर बात करें आईआईटी जेई की, तो उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। सो वी विल इन दिस लेक्चर, कमिंग लेक्चर्स, ठीक है, वी विल कवर दिस। पहला चीज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं प्रोग्रेशन के अंदर, एपी, ठीक है। आप एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा चीज क्या कवर करने वाले हैं, जीपी, जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा चीज क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज एचपी। शायद आपने अगर 10th में थे आप, अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक वगैरह बनाते थे तो जीपी तक तो पढ़े हो गए यार, बुक वगैरह में जीपी तक तो दिया रहता है, ठीक है, पियर्सन वगैरह बुक में। लेकिन एचपी शायद आप पढ़े हो, अगर पढ़ लिए होगे 10th में तो बहुत ही अच्छी बात है यार, नहीं तो हम लोग यहाँ पे तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक और प्रोग्रेशन है इंपॉर्टेंट, दैट इज एजीपी, मतलब इन दोनों को मिला दिया जाता है, एपी का भी प्रॉपर्टी हो, जीपी का भी प्रॉपर्टी हो, तो उसमें वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, एजीपी, राइट, ठीक है, एजीपी। तो यहां पे जो है ये 4 हम लोग कवर करने वाले, साथ में जो कुछ स्पेशल सीरीज होते हैं, क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सीरीज, ठीक है। तो यहां पे लिख लो स्पेशल सीरीज, जिसको कहीं कहीं पे मिसलेनियस सीरीज भी बोल उनके नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दिस 5 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर इन द नंबर ऑफ लेक्चर्स, राइट, ठीक है। ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप भली भांति परिचित होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे अगेन हम लोग जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने आपको बेसिक्स एक बार रिपीट किए थे, उसमें कुछ आए गए लल्लू से सवाल जेई में बहुत बार पूछे गए यार, वो भी हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम लोग एपी को भी इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े थे 10th तो नो वरी, ठीक है, हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो ये था बेसिक डेफिनेशन चैप्टर के बारे में कि चैप्टर है क्या, किस चीज के ऊपर है, राइट। तो ये चैप्टर जो है सीक्वेंस सीरीज, ये अलजेब्रा का एक पार्ट है, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस तरीके सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। इस अलजेब्रा के पार्ट में हम लोग दिस स्पेशल टाइप ऑफ सम प्रोग्रेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये 5 टाइप, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार एपी से। अच्छा, ठीक है, एपी स्टार्ट करने से पहले 2 चीज, सारे प्रोग्रेशन में 2 चीज कॉमन होंगे,
दैट टू थिंग्स आई एम डिस्कसिंग हियर, ठीक है, वो यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो दो चीज क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग एपी पे आते हैं, राइट। चलिए, ठीक है, तो पहला चीज है यार, पहला चीज है, दो चीज जो आता है, पहला चीज है जनरल टर्म, जनरल टर्म या एनएच टर्म, इसको टीएन के नाम से जानते हैं। ये मैं किसी एपी जीपी एचपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक किसी भी सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, कोई भी एक सीक्वेंस है उसके जनरल टर्म, उसमें दो चीज आएगा, एक जनरल टर्म और एक आएगा सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग एसएन से और इसको डिनोट करेंगे टीएन से। तो दो चीज जो हम लोग सबके सारे सीक्वेंसेस के अंदर, सारे प्रोग्रेशंस के अंदर आने वाले हैं, बट फर्स्ट विल ट्राई टू नो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली, ठीक है। ये जनरल टर्म क्या होता है, तो जैसे कोई सीरीज मान लो, कोई सीक्वेंस मान लो, एक स्पेशल रूल फॉलो कर रहा है कि पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म आपको दो जोड़ना है, फिर दो जोड़ना है, तो आप उस तरीके से हजारवां टर्म आप निकाल सकते हो यार। आप ऐसा तो नहीं करो कि हजारवां टर्म निकालने से पहले 999 टर्म लिखोगे, उसके बाद हजारवां टर्म लिखोगे, ऐसा करना तो फिर क्यों ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, राइट। अगर वैसा ही करना तो हम लोग सीक्वेंस सीरीज को मिटा देते हैं यार, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है फिर। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग लॉजिक लगाते हैं, हम लोग स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें एक कोई रूल डिफाइंड होता है, तो उस रूल के हिसाब से हम लोग एक जनरल टर्म डिफाइन कर देते हैं उस सीरीज, उस सीक्वेंस का, राइट। तो जनरल टर्म एन के फॉर्म में, जैसे कि मान लो टी 1000 लिखना था, हजारवां टर्म क्या होगा, तो 1000 -1 इंटू समथिंग प्लस दिस, वो करेंगे तो डायरेक्ट हजारवां टर्म निकल जाएगा, इस तरीके से। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक टीएन को एक फॉर्मूले में फॉर्म कर देते हैं, राइट। उस तरीके से हम लोग एक कोई भी एनएच टर्म निकालते हैं। दूसरा चीज क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, ये भी दो चीज है ना, कॉमन पूछा जाता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या है आपका, एन टर्म्स मतलब अब जैसे मान लो कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि 2 5 8 11 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और ये जा रहा है 100 टर्म्स तक जा रहा है, 100 टर्म्स। तो आपको क्या निकालना है, S100 निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। आप इतना करने के लिए आप सबको लिखोगे और फिर सबको जोड़ोगे, तब तो आप दिन रात बराबर कर दिए। फिर तो आपको करना क्या, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से टीएन का एक स्पेशल फार्मूला जनरेट किए थे प्रोग्रेशन के हिसाब से, उस तरीके से हम लोग एसएन का भी एक तरीका निकालेंगे प्रोग्रेशन के हिसाब से, ठीक। ये तो फाइन हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे जैसे आप एसएन को कभी, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने है कोई एक सीक्वेंस है A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN, ठीक है। इस तरीके से आपको मान लीजिए एक सीक्वेंस दिया हो, तो ये SN किसको डिनोट करता है, ये सारे एलिमेंट्स के सम को डिनोट करता है। वैसे सारे एलिमेंट्स जो nth टर्म तक जा रही है, कोई एक मान लो एक कोई प्रोग्रेशन होगा जो कोई रूल फॉलो कर रहा होगा, बट वी डोंट नो एक्चुअली, बट हमें क्या दिया कि SN डिनोट करता है इन सारे के सम को, ठीक है। तो यहाँ पे एक SN और TN का एक रिलेशन है जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो रिलेशन बाद में भी फॉलो होंगे, बट यहाँ बाकी एपी जीपी से कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है। अब मान लो कि आप सोच कर देखो कि मुझे एक जनरल टर्म निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले से। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि यहां से यहां इसके पहले क्या आया होगा, प्लस AN-1 आया होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये पूरा टर्म का सम क्या है, SN है। तो यहां से एक टर्म पीछे तक का सम, अगर ये पूरे सम में ये वाला चीज घटा दो तो बचेगा क्या, AN, और AN क्या है, TN, मतलब जनरल टर्म ही तो है। मतलब कोई बोलेगा हजारवां टर्म क्या है, तो उसको लिख सकते हैं ना, सम ऑफ हजारवां टर्म माइनस सम ऑफ 999 वाला टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से करेंगे तो वो हम लोग T हजारवां, मतलब हजारवां टर्म क्या था वो आ जाएगा। तो यहां से यहां तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, SN-1, ठीक है। जैसे ये 1000 है मान लो, तो ये S 999 तो होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो यहां पे क्या है कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि SN माइनस ये वाला को इधर लाएंगे तो SN-1 इज इक्वल टू TN। AN को मैंने TN से यहां रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला यहां पे बन के आता है, ठीक है। अभी हम लोग कोई भी प्रोग्रेशन के अंदर नहीं जा रहे यार, बस ये बेसिक चीज आपको मैं बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज समझ गए हो आप,
एकदम क्लियर है, हम लोग जल्दी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हीं सब पे बेस्ड कुछ बेसिक से सवाल मैं आपको यहाँ दूंगा। होप सब कोई जो भी देख रहे हो वीडियो तुरंत बनाकर आंसर अपना लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो, जैसे ये बेसिक सा सवाल है आपके लिए एग्जांपल में यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि an जो है an इज इक्वल टू 2n प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। an इज इक्वल टू 2n प्लस 2 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे ध्यान दें क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरीके से दिया। अब मान लीजिए ये an क्या बता रहे हैं कि जब आप a को a1 अगर निकालना है तो n को क्या रखोगे 1, a2 निकालना है तो n को 2 रखोगे, a3 निकालना है तो जैसे ये किसी भी सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, एक जनरल एक कोई सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग यहाँ एपी जीपी पे अभी नहीं जा रहे, तो इस तरीके से दिया। और आपको अगर मान लीजिए निकालना है a50, ठीक है। a50 आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ 50 पुट कर दूंगा, यहाँ आपने 50 किया तो यहाँ भी 50, तो 2 इंटू 50 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 102। a18 निकालना मान लो, a18 कैसे निकालो, 2 इंटू 18 प्लस 2 क्या हो गया 38, 36 प्लस 2 38। तो इस तरीके से मतलब ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत आसान से सॉल्व करने के लिए हम लोग दो चीज डिराइव करते हैं, दैट इज फर्स्ट जनरल टर्म एंड द सेकेंड इज सम ऑफ एन टर्म्स, अब जो भी सीक्वेंस हो उसका, राइट, ठीक है। तो ये था एक बेसिक सा सवाल। इसी में मैं आपको अगर दूं यहाँ पे एसएन वाला सवाल, तो आप लिखो, अगर मान लीजिए आपके सामने है लेट, एक एग्जांपल है, आप लिखो लेट फॉर अ सीरीज sum of first n terms is given by Sn is equal to n square minus 4n, n square minus 4n, then find 10th term, ठीक है, then find 10th term, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अभी आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया यार, अभी क्या है, अभी आपने सीक्वेंस सीरीज के अंदर गए ही नहीं हो, स्टार्ट ही नहीं किए हो, बस अभी एपीजीपी कुछ भी हम लोग जानते ही नहीं है, उन सबको बिना जाने हुए इस टाइप की, ये तो जनरल चीज पूछा गया, ये किसी से एपी से इसका लेना देना नहीं है, जीपी से लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक सा सवाल है वो चीज पहले हम लोग क्लियर कर लेते। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर 10th टर्म पूछा गया, लेकिन हम लोग का रिलेशन क्या दिया है, जनरल टर्म का रिलेशन दिया है, तो हम लोग 10th टर्म निकालना है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो रिलेशन दिया है सम ऑफ एन टर्म्स का रिलेशन दिया है, और पूछा गया आपको जनरल टर्म, तो क्या करेंगे, तो सम ऑफ 10th टर्म निकाल लेंगे कि फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या है, फिर क्या करेंगे फर्स्ट 9 टर्म का सम क्या है, और दोनों को घटा देंगे, तो फर्स्ट 10 टर्म का सम माइनस फर्स्ट 9 टर्म का सम, तो घट जाए तो बचेगा 10th टर्म। तो यहां पे क्या लिख देंगे कि T10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, S10 क्या आ जाएगा जी 100 माइनस 10 चौक 40 ये, और माइनस S9 क्या आएगा 81, 81 माइनस 9 चौक 36, राइट है, ठीक है। 60 माइनस 11 6 गया 5, साथ में 3 गया तो 4, ठीक है। तो ये आ गया 15 आंसर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। जल्दी से अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो टॉपिक लिख ले आप, ठीक है। टॉपिक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिक चीज जो आपको पहले से पता, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोल देंगे कि अ प्रोग्रेशन, ठीक है, इन विच द टर्म्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। ये इंक्रीज भी किया जा सकता है या डिक्रीज भी किया जा सकता है, मतलब एक डिक्रीजिंग एपी भी हो सकता है कि 8 6 4 2 0 -2 -4, या फिर इंक्रीजिंग 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से। तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो ए प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच टर्म्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर, एंड दैट कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर, और फिक्स नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, दैट फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो वो चीज है,
तो आपको डिफिनेशन लिखना है तो लिख लो यार, ठीक है, आप अपने से नोट्स बना के लिख लेना, बाकी मैं तो नोट्स अटैच कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज कोशिश करो कि जो नोट्स में अटैच करता हूँ बेसिकली होता है, आप जैसे क्लास में जो बोल रहा हूँ एग्जैक्ट उस चीज को तो मैं क्लास नोट्स में तो डाल नहीं रहा हूं, तो आप अच्छा होगा ये कि आप वीडियो देखते देखते आप नोट्स बनाओ, वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते चलो क्योंकि वो एक अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो वो हुआ एपी का नॉर्मल डेफिनेशन। अब जैसे कि बात करते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। ये जनरल नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन से हर जगह यही इसी से डिनोट किया जाता है। आपका मन है तो आप डी के जगह ई से डिनोट करो, एफ से डिनोट करो, कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर है यार, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड एपी का जनरल सीन क्या है कि कैसे देखा जाता है एपी को। तो जैसे मान लो कि पहले टर्म को यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड वे में ए माना जाता है, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को क्या माना जाता है, फर्स्ट टर्म को ए के नोटेशन से डिनोट किया जाता है। तो जो एपी बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म ए हो गया। और क्या बोल रहा है, इसके टर्म्स क्या या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे कांस्टेंट नंबर से, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर ये है तो ये क्या बनेगा, ए प्लस डी। अब डी क्या है ना, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, जैसे मान लो यहीं पे डी पे पॉजिटिव रख दूंगा तो इंक्रीजिंग बनेगा, डी को निगेटिव रख दूंगा तो डिक्रीजिंग बनेगा। तो आपको इसमें सोचना नहीं है कि माइनस करना, नहीं, इसको आप हमेशा प्लस करो, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, मतलब इसमें डी जोड़े, फिर इसमें डी जोड़े, फिर इसमें डी जोड़ दिए, ए प्लस 3d, फिर इसमें डी जोड़ दिए। इस तरीके से करते करते कहां तक आएगा, मान लो nth टर्म है तो nth टर्म क्या आएगा, ये देखो ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, तो nth टर्म में a प्लस n माइनस 1d। समझ आया क्या आपको। तो यहां से अगर इसको ऑब्जर्व करें, यहां प्लस नहीं यहां कॉमा, अगर ये इसको ऑब्जर्व करें हम अच्छे से तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या था, nth टर्म, एंड दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। हम लोग पहले nth टर्म की बात ही कर रहे थे कि किसी भी सीक्वेंस का अगर nth टर्म डायरेक्टली निकालना चाहे तो क्या हमको पूरा सीक्वेंस लिखना पड़ेगा क्या वहां तक, बिल्कुल नहीं। तो nth टर्म को हम लोग एक स्पेशल फॉर्मूले में डिनोट कर देते हैं। तो एपी का जो nth टर्म होगा, nth टर्म को हम लोग tn के नाम से जानते हैं, या an बोलो या tn बोलो, राइट। तो tn इज इक्वल टू क्या बना, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ये तो 10th से याद है, इसमें मैं क्या बोलूं, ठीक है, तो 10th में ही पढ़ा है आपने। तो ये हुआ nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग Sn के बारे में, किसके बारे में, सम ऑफ n टर्म्स। अब इसको सीरीज बना लेते हैं, ये था अभी एक्चुअली प्रोग्रेशन स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, और उसको अब सीरीज बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। और सीरीज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें Sn निकालना है, ठीक है। तो Sn निकालना है, तो Sn अगर निकालना, ये तो समझ में आ गया, आप लिख लेना नोट्स में। तो अगर Sn निकालना है तो हम लोग Sn को क्या लिखेंगे, Sn को क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लगा देंगे प्लस, यहाँ क्या लगा देंगे प्लस, यहाँ भी क्या लगा देंगे प्लस, यहाँ भी लगा देंगे प्लस, जहां जहां कॉमा वहां क्या लगा देंगे प्लस, ठीक है। लेकिन इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको अच्छे से पता चले कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, एंड दिस इज द nth, राइट। तो Sn, अब मान लो यहाँ पे एक स्पेशल चीज, अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना जानते हो चीजों को, तो अब आपको बिल्कुल एक स्पेशल चीज दिखाई देगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लूं, एक मान लो है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14, ठीक है। तो अगर मान लो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। तो अगर मान लो ये किस में दिख रहा है आपको, एपी में दिख रहा होगा यार, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, मतलब हर एक टर्म अपने पिछले वाले टर्म से 2 ज्यादा, इट मींस दिस इज इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं क्या जो दिखाना चाहता हूं वो समझो, बहुत जगह वो किताब में स्टार्ट डाल के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में लिखा जाता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ये वाला पॉइंट है। देखो होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि अगर आप आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म, एक आदमी इधर से आ रहा है और एक आदमी इधर से आ रहा है, आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म दोनों को अगर जोड़ो
कितना आ रहा है भैया आपको? 2 + 14 कितना आ गया? 2 + 14 16 आ रहा है। अब आगे से दूसरा टर्म और पीछे से दूसरा टर्म, कितना दोनों का सम कितना आ रहा है? 4 + 12 का, बताओ। ये भी 16 आ रहा है। अब आगे से तीसरा टर्म, पीछे से तीसरा टर्म, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 6 + 10 कितना आ गया? 16। ठीक है, तो ये तो एक ही टर्म बचा। अगर ये मान लो इसमें कितने टर्म्स हुए? 3 3 6 7 टर्म्स है। अगर इवन टर्म्स रहते जैसे 8 टर्म रहते हैं तो इसको इसके पास भी एक और टर्म होता और वो दोनों मिलके क्या हो जाता? 16 के बराबर आता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये टर्म अकेला बचा तो इसको क्या करेंगे? 8 × 2 कर देंगे, 8 + 1 तो वो भी कितना आएगा? 16। बेसिकली हो क्या रहा है? होने के लिए जो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था कि आगे से ये और लास्ट से ये, इन दोनों का सम सेम आएगा, ठीक उसी तरह इन दोनों का सम सेम आएगा, ठीक उसी तरह इन दोनों का सम सेम आएगा। तो एपी का ये प्रॉपर्टीज है कि आप फर्स्ट टर्म से जितना दूर जा रहे हो और पीछे से जितना दूर आ रहे हो, मतलब जितना पास आ रहे हो और आगे से जितना दूर जा रहे हो, इस तरीके से दोनों तरफ से अगर आप आओगे तो उन दोनों का सम क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस। मतलब बोला जाता है एपी में कि दोनों अगर इक्वी डिस्टेंस में दोनों पे आओ, मतलब इधर से जितना डिस्टेंस चले इधर से भी उतना डिस्टेंस चले, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए इन एवरी सिचुएशन। तो ये एपी का एक प्रॉपर्टीज है और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करके जो एसएन का जो फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा था, तो आप 10th में अब उसको हो सकता है आपने प्रूफ किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत आसान से प्रूफ करते हैं यार इस प्रॉपर्टी को यूज करके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ जरा ध्यान से देखना। हम लोग एसएन को डिराइव करना चाहते हैं बेसिकली, जो आपने पढ़ा था फॉर्मूला कि n/2 2a + n - 1d, याद है? ठीक है, शायद याद होगा यार। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एसएन, फिर से इसको हम लोग लिख सकते हैं, रीराइट करते हैं इसको और लिखते हैं यहाँ पे पहला टर्म ए था, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ? पहला टर्म। अब जैसे जोड़ो 2 4 6 8 को जोड़ दो तो 2 + 4 + 6 + 8, उसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 8 + 6 + 4 + 2, उल्टा करके लिख दिया। तो जोड़ तो रहे सबको अभी भी, तो ये टर्म को मैंने यहां लिख दिया, तो ये टर्म क्या बना? a + n - 1d। अब इस वाले टर्म के पास मैंने इससे पीछे वाला टर्म क्या आएगा? a + n - 2d, तो यहां पे लिख देता हूं मैं a + n - 2d। ठीक है, उस तरीके। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? यहां पे a + d आएगा और प्लस a आएगा, ऐसा आने वाला है। ठीक है, देखो ब्रैकेट लगा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं? ये पूरे को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जैसे ही पूरे को जोड़ेंगे तो आपको मैंने जो अभी प्रॉपर्टी बताया कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम सेम, फर्स्ट सेकंड टर्म लास्ट सेकंड टर्म का सम सेम, तो क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो ये दोनों का सम, सबका सम जो आएगा क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ Sn + Sn क्या आ जाएगा? 2Sn, और यहां पे जब हम जोड़ेंगे तो a + n - 1d क्या आ जाएगा? 2a + n - 1d। ठीक है, ऐसा आने वाला। फिर इसको भी जोड़ोगे तो a + d, a + n - 2d, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2a + n - 1d आएगा। इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 2a + n - 1d। उस तरीके से इसको भी जोड़ोगे तो 2a + n - 1d। तो 2a + n - 1d कितने बार आएगा? n टर्म्स है तो n बार आएगा यार, कॉमन सा बात है। देखो ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उस तरीके से n बार। तो 2a + n - 1d कितने बार आ रहा है? n बार आ रहा है। इसको भी जोड़े तो एक बार। उस तरीके से इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इंटू कर सकते हैं यार, n इंटू कर सकते हैं। जैसे यहां से 2 Sn का वैल्यू आप निकालो तो Sn आ जाएगा n/2 2a + n - 1d। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी लर्न इन क्लास 10th। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया है एपी के सम ऑफ एन टर्म्स का, राइट है? यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम लोग एक और अच्छे से इसको थोड़ा सा देखने के लिए एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ताकि इस फॉर्मूले को तब भी यूज कर पाए जब हम लोग डी ना देकर लास्ट टर्म दिया हो। क्या हो? लास्ट टर्म दिया हो। जैसे कि मान लीजिए आप nth टर्म दिया, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, उस समय में आपको सम निकालना है। तो इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? 2a को लिख सकते हैं a + n - 1d। तो a + n - 1d, और a + n - 1d को हम लोग लिख देते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट, तो यहां पे ये फॉर्मूला जो बन के आ जाता है, इसको और अच्छे से कर सकते हैं n/2, ये a बचा a + a, और ये a को लिखते हैं a, और प्लस a + n - 1d को लिखते हैं लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे l से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन से, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे a + n,
राइट। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ गया जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में, राइट। तो ये सब चीज तो बेसिक्स थी यार, आपको पहले से पता होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आया, इन दोनों को हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और कुछ स्पेशल सी चीजें यहाँ पे, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब, क्योंकि अब जो आप चीजें पढ़ रहे हो ये नॉर्मल के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, चीजों को थोड़ा सा डीपली सोचना होगा हमें, हर एक चीज पे, हर एक पॉइंट पे, कि उसमें क्या और हम लोग निकाल सकते हैं, कहाँ से जेई क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से उसका ये होता है, पूछता है, ठीक है। वो सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज जो गौर करने वाली थी, उसको आप अगर पॉइंट्स में लिखना चाहो तो पॉइंट्स में लिख देना, नहीं तो चीजों को समझ लो, ठीक है। यहाँ पे दो चीज मैंने आपको बताया था, वो दो चीज क्या था, पहला जनरल टर्म, दूसरा सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। दोनों को अगर गौर से देखें तो जनरल टर्म जो भी आएगा, एपी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एपी, तो जनरल टर्म जो भी आ रहा होगा वो एक लीनियर फंक्शन है एन के टर्म में। मैंने क्या बोला, देखो वेरिएबल को ही बोलेंगे ना यार, तो वेरिएबल तो एन है, ए और डी तो नोन है आपका, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो जो एन है ना, एन के रिस्पेक्ट में ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सो टीएन इज अ लीनियर इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है। लेकिन जैसे ही एसएन की बात करें तो एसएन क्या बनेगा, ये एक क्वाड्रेटिक है एन के फॉर्म में, ठीक है। मैं पहले ये वाला मिटा देता हूं यार, मैं जो बोल रहा हूं वो अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो एग्जाम्पल, मैं क्या बोल रहा हूं कि टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी आ रहा है, और एस एन इज इक्वल टू आ रहा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन डी, यही आ रहा था यार, ठीक है। जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं एस एन को, तो एस एन क्या बन जाएगा, इसको अगर एक स्टेप और हम लोग कर लेते हैं, 2a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है। अब यहां पे देखो 2an बाई टू, तो 2 कट गया an, ठीक है, इसको an लिख देते हैं, an प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू एंड माइनस एन डी बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं an प्लस, ठीक है, ये n स्क्वायर, तो यहां से n कॉमन लिए तो क्या आ गया, a माइनस डी बाई टू और प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू, ठीक है। ये पूरे को अगर मान लो, मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो ये पूरा जो आ रहा है ये क्या है, इसको मैं नया ये दे देता हूं, तो इसको लिख सकते हैं p, या फिर इसको देखो, इसको हम लोग p स्क्वायर लिख देते हैं, सॉरी इसको लिख लेते हैं p और इसको लिख लेते हैं q, तो ये क्या बन गया ओवरऑल, तो बन गया pn स्क्वायर प्लस qn, ठीक है। Sn इज इक्वल टू, मैं क्यों आप लोग को बता रहा हूं, इसके बताने के पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक है जो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे दो चीज हम लोगों ने पढ़ा, एक टीएन, ठीक है, और एक एसएन। तो आप नोट्स में, इंपॉर्टेंट नोट्स में, पॉइंट में आप लिख लो कि ये जो होता है टीएन, ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन एन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन। इसका फायदा आपको आगे देखने को मिलेगा, अभी आप लिख लो, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा इससे क्या कंक्लूड किया जा सकता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, कि जैसे मान लो अब आपने क्या देखा कि अगर कोई एपी है, अगर कोई सीक्वेंस अगर एपी में है, तो उसका जब भी सम करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगा, लेकिन इस क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। आप देख लो यार, कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो दुनिया का, उसको जब आप एसएन जब निकालोगे तो वो इसी फॉर्म में आएगा, मतलब ये क्या आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ही नहीं, ये क्या बन रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऐसा बन रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx, तो ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो वेयर नो कांस्टेंट टर्म, या फिर c इज इक्वल टू 0 लिख दो, और c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आपको देखो, ये मैं इसलिए बोलने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको मान लो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल में आपके पास ऐसा रहे कि एक जनरल टर्म दिया हुआ an इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू दिया हुआ है कि
2n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2, ठीक है। और एक an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो जनरल टर्म है ये एपी का है या नहीं, तो आपको बिना देखे ये क्रॉस मार्क कर देना है, ये एपी का है ही नहीं, और ये क्या है, एपी का जनरल टर्म है, सॉरी एसएन मैं बोल एसएन की बात कर रहा हूं, ठीक है, एसएन, ठीक है। तो ये बोला जाए कि एसएन जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या एपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तो तुरंत क्रॉस मारना है। क्यों मारना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग एसएन को जब डिराइव करते हैं, अच्छे से उसको लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो क्वाड्रेटिक तो है, किसमें, एन में, लेकिन उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिखता है, देख लो ना यार। और ये देखा है कि अगर सिर्फ ये दोनों टर्म दिखे तो वो क्या एपी में आते, ये कोई ना कोई एपी का एसएन डिनोट कर रहा होगा, राइट है, कोई दिक्कत यार नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था कि टीएन जो है लीनियर इक्वेशन आता है किसमें, एन में, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है एन में, ठीक है। चीजों को, क्योंकि ये अलजेब्रा का टॉपिक है तो चीजों को अलजेब्रा से रिलेट करने की कोशिश करो। चलो मूव करते हैं अगले में, ठीक है। अब आगे इसमें और क्या क्या देखना है, अब जैसे मान लो इस पे बेस्ट कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशंस लिख दो, आसान से क्वेश्चंस है यार, कुछ भी नहीं है आपको, बट करना है, लिखो क्वेश्चन लिखो। दिया हुआ ऐसा कि सिक्स टर्म एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी आर 6 term and 11th term of AP are 17 and 32. Find 20th term. Then find 20th term. ये सवाल है, बनाओ, बन गया, ठीक है। मतलब वीडियो पॉज करके बनाओ, ठीक है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करो और देखो, ठीक है। तो अगर आपको बन गया, वही आसान सवाल ही है, मैंने दिया है, ये शायद अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये तो 10th में ही इस टाइप के सवाल बनाते हो। तो 6 टर्म एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 32। तो 6 टर्म को आप क्या लिखोगे, a प्लस 5d, तो 17 को क्या लिख दिया मैंने, a प्लस 5d इज इक्वल टू 17, एंड 32 को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस 10d इज इक्वल टू 32, क्योंकि 11th टर्म है तो a प्लस 10d, ठीक है। अब आपको निकालना है 20th टर्म, तो आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है a प्लस 19d। तो इसमें आपको दो वेरिएबल, a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, तो दो इक्वेशन भी तो है, a और d निकाल लो यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या ही मैं बताऊं इसका, ठीक है, बना लोगे। तो a 20th टर्म जो भी आ रहा है आप कमेंट कर देना यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखो यार क्वेश्चन, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, आप लिखो, ठीक है। इफ a2 प्लस a5 माइनस a3 इज इक्वल टू 10 एंड a2 प्लस a9 इज इक्वल टू 17, ठीक है, ऐसा दिया। और साइड में लिख लेना कि a1 a2 a3 ये क्या है, ये एपी में है, ठीक है, समझ लेना, ये तीनों ये सब एपी में है, मतलब a1 a2 a3 a4 एपी में है। और ऐसा दिया आपको निकालना क्या, फाइंड द एपी इन द सेंस, कभी भी आपको ऐसा पूछ दिया गया कि फाइंड द एपी, इसका मतलब आपको वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। इट मींस आपको पता क्या करना है, ए और डी आपको पता चलेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तब तो लिख ही दोगे डॉट डॉट लगा के आगे का सारा टर्म, उस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ दिया क्या है, a2 प्लस a5 माइनस a3 इज इक्वल टू 10, a2 प्लस a9 इज इक्वल टू 17। ऐसे चीज को देखकर घबराया नहीं, क्योंकि ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे ही देखे थे। तो a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, राइट। a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, और a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये बन क्या गया, a प्लस a माइनस a के कट जाएगा, तो a बचेगा, 4d प्लस d 5d माइनस 2d, तो 3d इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि a2 और a9, तो a प्लस d a प्लस 8d, तो 2a प्लस d प्लस 8d 9d इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से कर लोगे यार, लगा लो, अब इंटू करके देख लो, यहाँ पे करना है सॉल्व, तो क्या करोगे, इसमें 2 इंटू कर देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो 6d माइनस 9d क्या हो गया, 6 माइनस 9 माइनस 3d इज इक्वल टू 20 माइनस 17 इज इक्वल टू 3, तो d इज इक्वल टू माइनस 1, d को माइनस 1 यहाँ पे रखोगे तो माइनस 3 प्लस 3 13, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 13।
तो एपी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 13, 12, 11, ऐसे कर दो, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आसान, ये सब सारे तो आसान क्वेश्चन है, राइट। कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है एपी के अंदर, तो वो चीज हम लोग पहले देख लेते हैं। थ्योरेटिकल थोड़ा सा पहला लेक्चर है, थ्योरेटिकल रहता है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें से है, उसके बाद ही तो क्वेश्चंस करेंगे यार। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आया, आप थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह जेई वगैरह जो भी आए हुए हैं वो सब हम लोग करने वाले हैं। चलिए, अब कुछ जो चीजें हैं यहां पर, ठीक है, लिखिए mth टर्म फ्रॉम द एंड। कुछ कुछ चीजें जो हैं वो सब जो आपको आने चाहिए पहले। तो अगला टॉपिक है सब टॉपिक mth टर्म फ्रॉम द एंड। देखो ये चीज करने के लिए तो कोई भी कर देगा, लेकिन इसको हम लोग गलती ना करें इसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये चीज गलती कर सकते हो, बहुत बार गलती किया जाता है। ठीक है, mth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, अगर टोटल इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब यहां पे बोला कि ये एक एपी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, राइट। आपको बोला है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से हम लोग चलते, तो ये है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जनरल टर्म का जो फॉर्मूला जानते हैं वो तो जानते हैं Tn, और Tn होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहां पे अगर n की जगह 3 रख दोगे तब तो ये वाला आंसर आ जाएगा ना। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड बोला है, तो हम लोग इसको पहले ये निकाल देंगे कि आगे से कौन सा टर्म होगा। तो आगे से कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो रहा है। तो ये रिलेट कैसे करोगे? तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3, 3, 6, 3, 9 है, तो 9 माइनस 3, जिससे जो पूछा गया थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो 9 माइनस 3 प्लस 1 करना होता है। तो आप क्या करो, क्या कर रहे हो? n माइनस m प्लस 1 कर रहे हो, समझ रहे हो? n 9 टोटल टर्म्स है, माइनस जितना पूछा गया पीछे से वो माइनस किया, तो ये 6 आ रहा है। 9 माइनस 3 6, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तो यही है, उससे तो एक आगे आ रहा है, तो प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका फॉर्मूला यहाँ पे आता है mth टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं Tm फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, आइडिया हो गया, क्लियर हो गया। अब कैसे कुछ भी पूछा जाए ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे। चलो अगला सब टॉपिक जो है यहाँ पे लिखो, अगला सब टॉपिक जो है मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स, ठीक है। अब जैसे किसी एपी में अब मिडिल टर्म्स आपको निकालना है, तो ध्यान रहे पहला बात तो ये कि अगर वो एपी के ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, समझ लो, मतलब उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल, जैसे 5 टर्म का एपी है, तो 5 टर्म मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसमें मिडिल टर्म तो आपको आराम से दिख रहा हो कैसा, पहला 2 हटा दिए, दूसरा 2 हटा दिए, लास्ट का 2 हटा दिए, तो बचा बीच में एक, वही मिडिल हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा टर्म हो गया मिडिल, चौथा, पांचवा, समझ रहे हो। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब इसमें मिडिल क्या करोगे, तो इसमें मिडिल 2 टर्म आते हैं, दूसरा और तीसरा दोनों। तो जैसे यहां पे 2 चीज आता है, यहां पे लिख लो कि ऑड, n इक्वल टू ऑड, यहां पे दूसरा लिखो n इक्वल टू इवन। ठीक है, अगर आपके सामने n इक्वल टू ऑड हो, n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म्स देखते हैं कि मिडिल टर्म कैसे आता है किसी एपी का। तो n अगर ऑड है तो आपको पता है कि ऑड है, मतलब मान लो टोटल 20 टर्म है, तो 20 तो इवन हो गया, 21 लेते हैं, मान लो 21 टर्म है टोटल, तो आपको पता है कि 21वां टर्म में जो होगा ना, 10 इधर होगा, 10 उधर होगा, तो 10 10 20, बीच में बचा 1, तो 10 आ कैसे रहा, तो 21 टर्म है, तो एक्चुअली 10 इधर गया, 10 इधर गया, तो बीच वाला जो टर्म है वो 11वां टर्म है। तो 11वां टर्म में आंसर कैसे लाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना टोटल टर्म है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 21 टोटल टर्म है, तो 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। तो यहां पे जो मिडिल टर्म जो होता है, तो टी मिडिल इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2h टर्म।
ठीक है। यहां पे अगर n इवन आ जाता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पे दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला मिडिल टर्म जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, n/2th एंड n/2 प्लस 1th। समझ में आया? जैसे मान लो 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे, 4/2 दूसरा, और 4/2 प्लस 1 तीसरा। ठीक है, इस तरीके से मिडिल टर्म हम लोग निकालते हैं एपी का। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स ये सब जो है ये सब शायद आपको पता होंगे, अगर आप पता कर भी सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं ये सारा चीज कवर हो जाए इसलिए मैं इसको लिखा दे रहा हूँ, जल्दी से पार करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सब सारी चीजें हो गई आपकी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे यार। ठीक है, क्वेश्चन के आने के पहले एक स्टैंडर्ड नोटेशन छूट गया था, जो हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे, सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसमें जो हम लोगों ने लिखा था, जैसे कि मान लीजिए a+a+d, ठीक है, +a+2d, ठीक है, इस तरीके से जो एपी का जो सम था a+n-1d। तो यहाँ पे क्या, इसको हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, और Sn को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये वाला क्या है, ये Tn है। ठीक है, तो इसके सम को जब हम लोग को क्या है, एक स्टैंडर्ड नोटेशंस यहाँ दिया गया, जो नोटेशंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। मैं पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बोला है, जैसे स्टार्टिंग वाला समय में, कि एक Sn जो होता है, समेशन, यहाँ पे एक नोटेशन यूज होता है जो जेई का फेवरेट है, वो हमेशा कहीं ना कहीं हर एक बार पूछ ही देता है। तो यहाँ पे क्या है ना, इतने सारे सम को, इतने सारे टर्म्स को लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, और उस नोटेशन को यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है समेशन, सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे डायरेक्टली टीएन का फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, मुझे इतना सारा नहीं लिखना है यार, मुझे मन नहीं कर रहा लिखने का। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, सॉरी स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। T1 T2 T3 एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है, जब प्लस साइन लगा देते तो वो क्या बन गया, सीरीज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे Tn जो जनरल टर्म को है उसको हम लोग एक फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल टर्म एपी का क्या होता है, a+n-1d, तो Tn की जगह पे क्या लिखोगे, a+n-1d, राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि ये T1 T2 T3 सबका सम है, कहां तक है, n तक का सम। तो यहाँ पे ये जो है ना समेशन, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन या सिग्मा। यहाँ पे हम लोग इसके लिमिट को डालते हैं कि n कहां से कहां तक जाएगा, तो n कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से, और गया कहां तक, n तक। ठीक है, n तक गया, तो Sn को हम लोग इस तरीके से भी लिखना सीखते हैं। ठीक है, और ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समेशन का जो साइन, क्योंकि ये बच्चे देखकर घबरा जाते हैं यार, क्लियर बात है। ठीक है, तो इससे आप घबराया नहीं, ये बहुत जगह देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग बहुत ही आसान से समझेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये हर एक चैप्टर में मिल जाएगा यार। स्टार्ट होता है यहां से, लेकिन मिलता है हम लोग को सारे जगह पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया कि ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक जो भी बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा, जो भी बेसिक्स अभी तक पढ़ा, आपको पता हो कि अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया आपको, अभी तक मैंने वही सब रिपीट किया जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हुए। तो जल्दी से हम लोग इस बेसिक्स पे आए हुए सवाल जो एकदम लेटेस्ट आया हो जेई में, जेई मेंस में, वो सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिख देना। अब ये जो क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक है, जेई मेन 2019, जेई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, कौन सा शिफ्ट में था, किस डेट में था, मुझे याद नहीं, क्योंकि अब जब ऑनलाइन होने लगा है तो यार जेई का 5-6 दिन में लिया जाता है, और सब में एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट में कौन सा डेट में हुआ तो वो सब पता नहीं, लेकिन जेई 2019 में ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, लिखो इफ, क्वेश्चन है इफ 19th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज 0। ठीक है, ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज 0, कौन सा, 19th टर्म किसी एपी का 0 है, आसान शब्दों में। ठीक है, 0 है, देन द रेशियो ऑफ 49th टर्म टू 29th टर्म इज,
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ऑप्शन था ए बी सी डी। पहला ऑप्शन बोल रहा है 4:1, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 1:3, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 3:1 एंड चौथा ऑप्शन बोल रहा है 2:1। ठीक है, ऐसा है। चलो बनाते हैं क्वेश्चंस को जल्दी से। कितना देर में बनेगा? ये जेई में आया, जेई मेंस में आया सवाल, और इसको बनाने में शायद 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 मुश्किल से 1 मिनट लगे आपको। मेरे से और जल्दी बन जाएगा 30 सेकंड शायद, अगर बहुत ही फास्ट बनाओ तो, और उससे भी कम समय में बन जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। तो 19th टर्म ऑफ एन एपी का 0 दिया, तो हम लोग बनाएंगे कैसे? शायद आप लोग अभी वीडियो पॉज करके बना रहे हो तो आपसे बन गया होगा यार। ठीक है, तो 19 टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस 18th d, 18d इज इक्वल टू कितना हो गया? इज 0, तो इज 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 18d। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? रेशियो ऑफ दिस टू दिस। तो 49 टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 48d और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? a प्लस 28d। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू माइनस 18d है, तो 48d माइनस 18d डिवाइडेड बाई 28d माइनस 18d। ठीक है, तो 48 माइनस 18 कितना हुआ? 30 हुआ ना। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 28 माइनस 18 10 हुआ, कट गया, तो क्या आ गया? 3:1। तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए यार, ये सीक्वेंस सीरीज में बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी जेई के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बाकी सारे क्वेश्चन से कंपैरिजन किया जाए तो दिस टॉपिक से, सीक्वेंस एंड सीरीज से मोस्टली आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बस आपको अच्छे से करना है यार चीजों को। अगर आप हर एक चीजों को अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। राइट, चलो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहां पे अगला एक क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन 2020 में आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 नंबर्स आर इन एपी, नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, 5 नंबर्स आर इन एपी whose sum is 25 and product is 2520। ठीक है, if one of these 5 numbers is -1/2, if one of these 5 numbers is -1/2, then the greatest number among them is। ठीक है, यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, और ऑप्शन है 21/2, 16, 27 एंड 7। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा गया जस्ट इसी साल, अभी जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था। आपको पता है कि अप्रैल अटेम्प्ट हो नहीं पाया कोरोना की वजह से, तो जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसमें 2-4 डेट में पूछा गया था, तो उसमें एक दिन ये पूछा गया था शायद 7 तारीख वाला एग्जाम में, 7 जनवरी वाला फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फाइंड नंबर 5 numbers are in AP whose sum is this and product is this. If one of these 5 numbers is -1/2, then the greatest number among them is। तो देखो, आप अगर बनाना चाहो तो आप कोशिश कर लो वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं यहाँ पे इससे पहले इस चीज में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको सोचा था कि इस क्वेश्चन के आने पर ही बताऊं, तब आपको ज्यादा समझ में आए। तो फटाक से पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट डालो, इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के सवाल आए तो इसी तरीके से करोगे तभी बनने वाला, वरना आप कैलकुलेशन में अटकते रहोगे यार, और आप 1 मिनट की जगह उसमें 15 मिनट 20 मिनट लगा दो और कुछ होने वाला है नहीं, और मिल भी जाएगा यार आपको आंसर, तो 20 मिनट में आपने पाया 4 नंबर। ठीक है, बहुत लोगों ने 20 मिनट में ऑलरेडी 50-60 नंबर कर चुके होंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको डिसाइड करना है कि कहां पे आपको प्रायोरिटी देना है, कि किस चीज के ऊपर प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट से शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो चीज मैं बताने वाला हूं, तो टॉपिक लिखना है इसके अंदर नोट पॉइंट में, कंसीडरेशन या सिलेक्शन।
ठीक है, कंसिडरेशंस या फिर सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस में ना ऐसा बोला गया तो यहां पे कुछ होते हैं कि अगर 3 टर्म्स हैं एपी के, 4 टर्म्स है एपी के, 5 टर्म्स है एपी के, अगर ये 10th में ही पढ़ाया जाता है यार। हम 10th में जब वेकेशन वाला जो कोर्स होता था, ठीक है, समर वेकेशन, उसमें हम लोग बताते ही थे 10th के बच्चों को। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 टर्म आपको कंसीडर करना है कभी भी एपी के सवाल में, जैसे यहाँ पे एपी में बोला गया 5 नंबर्स आर इन एपी, 5 नंबर्स आर इन एपी, तो यहाँ पे जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो ये कंसीडर करेगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो आप करते रह जाओगे फिर क्वेश्चन। इसलिए आपको दिया गया कि आप कंसीडर करो और ये क्वेश्चन को ट्रिकी बनाओ और तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। ठीक है, तो 3 टर्म्स अगर एपी में दिए गए कि 3 टर्म्स और तीनों टर्म नहीं पता और निकालने आपको टर्म, उस सिचुएशन में हमेशा हम लोग क्या मानते हैं कि 3 टर्म कैसे मानते हैं, ए माइनस डी को पहला टर्म, डी को दूसरा टर्म और ए प्लस डी को तीसरा टर्म। समझ में आए? ऐसा मानने का क्या फायदा, ऐसा मानने का क्या फायदा? ठीक है, सॉरी, ए प्लस डी, यहां पे डी नहीं, यहां पे ए, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस देखो तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी, तो मतलब ये एपी में है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इस एपी का डी। तो इस तरीके का सम मानने का क्या फायदा, जब भी इसका आप सम करोगे तो जैसे यहाँ पे दिया है कि हुज सम इज 25, तो जैसे ही आपका सम करोगे तो डी डी कट जाएगा और 3a इज इक्वल टू 25, तो a इज इक्वल टू 25/3। समझ आया क्या मैं बोल रहा हूं? उस तरीके से चीजों को समझना होता है यार। 4 टर्म अगर कभी भी दिया होगा, बताओ इसमें क्या मानोगे, बताओ। अगर तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस 2d, ठीक है, a माइनस 2d के बाद क्या लिखेंगे, a माइनस 2d, ठीक है, उसके बाद नहीं 2d नहीं, यहां पे 3d मानना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है, 3d, a माइनस 3d, फिर कॉमा a माइनस डी, फिर कॉमा a प्लस डी, फिर कॉमा a प्लस 3d, ठीक है, ये मानना पड़ेगा आपको। अब देखो इस वाले में मैं अगर 2d मानता तो वो नहीं बन पाता, 2d माने तो डिफरेंस आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2d, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2d, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2d। इट मींस दिस ऑल 4 आर इन एपी। अब जैसे सबका सम करो तो dd कटा, 3d 3d कटा, बचा 4a, तो 4a इज इक्वल टू जो भी दिया आप लिख दो। इस तरीके से चीजें आसान बन के आ जाती है। और आप प्रोडक्ट भी लोगे तो a प्लस डी, a माइनस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बन जाएगा प्रोडक्ट में। हम लोग देखेंगे अभी, ये क्वेश्चन जस्ट इसी वाले कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया और ये कंसेप्ट हम लोग 10th में ही बच्चों को बता देते हैं, राइट। तो अगर 10th में भी आप ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कर पाओगे, भले थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लोगे, बट आपसे होना तो पक्का है। 5 टर्म्स मानेंगे तो अगेन जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानना है तो 2d का डिफरेंस लेना पड़ेगा, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानना है तो d का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, तो इसमें ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट मैं फिर भी लिख देता हूं ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ चीजों को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें लगा देंगे a माइनस 2d, a प्लस 2d, तो उस तरीके से a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। देखो 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, और पांचों में से डिफरेंस कितना है, d का डिफरेंस, और सबको सम करोगे तो dd सब कट जाएगा, बचेगा 5 है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिख लो आप इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स में यार। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ये तो ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को मैं उधर कर पाऊं, ठीक है। तो मानना क्या था हमें, टर्म क्या मानना था, हमें मानना था a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अब सबका सम कितना दिया हुआ है कि ये 5 नंबर एपी में, तो हमने मान लेंगे 5 नंबर एपी में है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है मानना। अब बोला गया सबका सम कितना 25, तो सबको सम कर दो यार, तो ये कट जाएगा, तब सबका सम a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, 5a इज इक्वल टू 25, देन a इज इक्वल टू 5। इसमें कोई दिक्कत, बोलो जल्दी दिक्कत हो तो। a इज इक्वल टू 5 आ गया, एक वैल्यू तो हम लोगों ने पता कर लिया, लेकिन जो पूछा गया है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो इस क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं यार, क्योंकि ये बहुत ही वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस था जेईई मेंस में, ठीक है। तो जब भी देखो, अब देखो क्या प्रोडक्ट इज 2520, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका चालू होता है। तो प्रोडक्ट जैसे ही करोगे सबका प्रोडक्ट, तो ये a माइनस 2d इंटू a प्लस 2d क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बनेगा ऐसा, a स्क्वायर माइनस b की जगह 2d, तो 4d स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इसको इंटू करेंगे तो ये कितना बन रहा है, a माइनस डी, प्लस डी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इंटू a इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2520,
2520। तो जैसे ही a का वैल्यू तो आपको पता चल गया 5, 5 को इधर से आप डिवाइड कर दो तो 5 पचे 25, 0 5 चौक 20, ठीक है 504। ठीक है, अब जो इक्वेशन आपके सामने इन दोनों को क्रॉस मतलब इंटू करते हैं तो बनेगा a का पावर 4, ठीक है a का पावर 4। a को तो मैं रिप्लेस कर ही सकता हूं, a का वैल्यू आपको पता है, चलो मैं लिख देता हूं यहीं पे यार। a स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख दूं 25, यहां पे भी 25। तो आप क्या करो 25 इंटू 25 625, ठीक है 25 इंटू डी स्क्वायर तो माइनस 25 डी स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा 25 चौक 100 माइनस 100 डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 डी का पावर 4 इज इक्वल टू 504, राइट है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे थोड़ा सा आप नहीं हारोगे, अगर करोगे इसके बाद बहुत लोग यहाँ पे करे यार कैसा बन गया, अब तो नहीं बनेगा छोड़ देते यार क्वेश्चन, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ना यार, ये तो बनने वाला है, क्वाड्रेटिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बनेगा 4d का पावर 4, ठीक है, और यहां पे बना माइनस 125 डी स्क्वायर, ठीक है, और इधर बना 625 माइनस 504, तो शायद ये बन रहा है 121, देखो ना 625 माइनस 504 तो कितना बन रहा है 121, तो प्लस 121 इज इक्वल टू 0। गलती तो मैं नहीं किया हूं ना, 5 में 4 गया 1, 2 का 2 और 6 में 5 गया 1, सही है। ठीक है, अब इसको जल्दी, ये तो आराम से फैक्टराइज हो रहा है यार, देखो ना यहाँ पे ये फैक्टराइज होकर क्या बना, देखो ना 121 और 4 में, 121 और 4 में तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, तो यहां से आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 121 या फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही तो आया या गलत आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये वाला चीज आ जाएगा आपका। अब देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन फिर से, ठीक है, शायद ये गलत आ रहा है। ठीक है, यहां पे इसको ऐसा कर सकते हैं 4d स्क्वायर माइनस 121 डी स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर प्लस 121, ये d का पावर 4 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से d का पावर 2 कॉमन आएगा, तो 2d स्क्वायर माइनस 121 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो नहीं, यहां पे क्या कॉमन लेना चाहिए अपने को, यहां पे हम लोगों ने डी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ डी स्क्वायर को 4 कॉमन लेंगे, सॉरी 1 कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 121 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया कैलकुलेशन में, मैं कैलकुलेशन को इधर कर देता हूँ यार, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक तो डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 121 बटा 4 का अंडर रूट, ठीक है, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो d इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 11 बटा 2, d इज इक्वल टू, दूसरे केस में d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, तो दो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, एक तो ये वाला एक ये वाला, लेकिन हम लोग कौन सा वैल्यू कंसीडर करें, तो उसके लिए एक हेल्प आपके लिए हिंट दिया हुआ, वो हिंट क्या है, इफ वन ऑफ दीज 5 नंबर्स इज -1/2, इफ वन ऑफ दिस 5 नंबर्स इज -1/2, मतलब 5 जो नंबर है इनमें 5 नंबर में से कोई एक नंबर क्या -1/2 है और ये इंटीजर नहीं है, ध्यान से देखो। अब देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म नहीं, ये तीसरा टर्म जो है वो आपको पता है कि 5 है, तो तीसरा टर्म के पहले आप दूसरा टर्म अगर पता करोगे तो डी माइनस करोगे, ठीक है, माइनस या प्लस जो भी करना है आपको, कभी भी 1 या प्लस या माइनस करते जाओगे वो कभी फ्रैक्शन वाला नंबर बनेगा क्या, नहीं बनेगा यार। जब 5 में 1 करो 6 आएगा या 7 आएगा या फिर -4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा, ऐसा ही नंबर आने वाला है, तो कभी भी आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं बनेगा। लेकिन बोला है कि वन ऑफ दिस नंबर इज -1/2, तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आपका इंटीजर है। तो इसको होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको d को क्या होना पड़ेगा, प्लस माइनस 11/2, तो d को ऐसा मान लो प्लस माइनस 11/2, और उसके बाद आपको क्या निकालना है कि ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकलेगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा a+2d, तो a+2d आपको अगर निकालना है a+2d, और a आपको पता है 5 और d आपको पता है कितना है 11/2, तो 2 इंटू 11/2, तो 11 5 क्या हो गया 16 एंड 16 इज द आंसर। ठीक है, तो ये था जेईई मेंस में आया सवाल। देखो उतना देखने में थोड़ा सा ज्यादा आसान था, लेकिन अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ा, लेकिन फिर भी आप कर पाओगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे बताना था इसलिए टाइम लगा। अगर नहीं बताना होता, सोचना होता, तो मैं तुरंत सोचकर आंसर कर सकता था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कैसे करते हैं यार, उस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में भी। ठीक है,
तो देखो और क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। आप लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, लेट Sn डिनोट सम ऑफ AP if S4 is equal to 16, S6 is equal to minus 48, then S10 is equal to what? ठीक है, Sn denote the sum of first n terms and S4 is equal to this, S6 is equal to this, then S10 is equal to what? ऑप्शंस मैं दे देता हूं A B C D, ठीक है। -260, -410, -320, -380, ये चारों में आपको आंसर करना है। ये आपका है होमवर्क, ठीक है। आप कोशिश करो यार, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप काम करो, मेहनत करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन का जब आंसर आ जाए तो कमेंट के नीचे आप आंसर को लिखो, ठीक है। तब मुझे पता चलेगा कि कितने लोग एक्चुअली कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना कमेंट का आंसर लिखो, कमेंट में अपना आंसर लिखो, दूसरे के आंसर को मत देखो कि क्या कर रहे हो आप। अगर सही कर रहे हो तो आप लिखो, ठीक है। बाकी के इस लेक्चर में आज इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल हो गया। फिर इस पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं, और फिर लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं हम लोग, जो भी टॉपिक्स आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं यार जल्दी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।